शुरुआत करते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है यहां से समझने में। एवरेज स्पीड का मतलब सिंपल है, आपने कितना पूरा पूरा डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। The total distance covered over the entire journey in the total time is nothing but it will be giving you the average speed. और एवरेज वेलोसिटी जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है, हाउ मच टोटल डिस्प्लेसमेंट हैज बीन कवर्ड इन दैट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जाहिर सी बात है, जब मैं बात कर रहा हूं यहां पे डिस्प्लेसमेंट, अब मैं ये शायद आखिरी बार अभी बता रहा हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट होता वेक्टर क्वांटिटी है, बट यहां अभी मैं डिस्प्लेसमेंट के सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का ओनली। अब देखिए, कुछ टाइम के पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से तो बड़ा ही होता है। अब अगर मैंने दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दिया तो भी कोई हरकत नहीं, बट डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, वो होता है आपका एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, दैट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। सो जाहिर तौर पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और सिंबल जो है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये याद रखना है कि एवरेज स्पीड का वैल्यू जो है वो एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या इक्वल ही रहेगा। एक बार फिर से कह रहा हूं, ये इक्वल कब रहेगा, जब आपका मोशन 1D में रहेगा और आइदर आई शुड से 1D SD। अब आप ये कहेंगे कि सर 1D SD क्या है, इसकी आदत आप कर लीजिए। मैं मेरे क्वेश्चंस में बहुत बार ऐसी आदत बना देता हूं बच्चों को कि ये शॉर्टकट बन जाएगा 1D SD। 1D का मतलब 1D मोशन है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। SD यानी सिंगल डायरेक्शन, और DD मतलब ऑफ कोर्स सिंगल डायरेक्शन नहीं तो ड्यूअल डायरेक्शन, इस टाइप का कुछ। एक बार वापस समझेंगे, अगर आपने कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया तो आप जानते हैं कि बॉल ऊपर जाके फिर नीचे तो आने ही वाला है, बट डिपेंड करता है क्वेश्चन में कहां तक पूछा है। हो सकता है क्वेश्चन में पूछा कि आपने इतने वेलोसिटी से बॉल फेंका, बस ऊपर जाने तक के हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने तक कितना टाइम लगेगा। मतलब आप 1D मोशन तो पढ़ रहे हैं लेकिन ओनली इन वन डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में ये कहता है कि भैया बॉल ऊपर गया और फिर थोड़े दूर नीचे तक आया और वहां तक आपको कुछ टाइम वाइम पूछ रहे इस टाइप में, तो यहाँ पे क्या हुआ 1D DD, मतलब 1D मोशन तो है, मोशन तो स्ट्रेट लाइन में है, बट पहले तो ऊपर गया और फिर वो कुछ नीचे भी आया। कोई भी बॉडी लेफ्ट में गई और फिर थोड़ा वापस उसी लाइन में वापस आ गई, ऐसे टाइप का। तो ये समझ जाएंगे शॉर्टकट व्हाट इज 1D SD। 1D मोशन इन अ सिंगल डायरेक्शन है ना, उसका टर्निंग नहीं होगा मोशन में कहीं। 1D DD मतलब 1D मोशन इन माइट भी, मतलब आना जाना उसका हो सकता है। तो मैं ये कह रहा था कि जब 1D SD होता है तब ये दोनों कंसेप्ट सेम हो जाएंगे, और अगर 1D SD नहीं है तो फिर तो कंफर्म है कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही रहेगा। अब मैं आपको एक चार्ट पढ़ाता हूं। ये चार्ट अगर आपको याद अच्छे से हो जाता है तो काफी सारा, मतलब आपका फिजिक्स का काम आपका इजी हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करते, जब भी हम लोग कहते हैं कि हाँ भैया बॉडी का मोशन हो रहा है, तो जब बॉडी का मोशन होता है मतलब बॉडी मूव हो रही है तो उसके पास स्पीड तो होती है ना। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट स्पीड राइट नाउ। और ये मोशन हालांकि अभी मैं 1D SD के लिए कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है, बाद में अपन और उसको यूज कर ही पाएंगे। मैं ये कह रहा था कि स्पीड जो है बॉडी की वो दो टाइप से बिहेव कर सकती है। या तो स्पीड कांस्टेंट हो सकती है या तो स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती। समझ रहे ना, अगर मैं बाइक से जा रहा हूं तो हो सकता है कि मेरे मोशन जो है बाइक का, जब भी बाइक चल रही है तो जो टैकोमीटर है वो कंटिन्यूअसली 60 का स्पीड पे ही टिका हुआ है। सो दिस इज पॉसिबल इफ आई डिसाइड टू, तो मैं एक कांस्टेंट स्पीड्स पे जा सकता हूं। या कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या मैक्सिमम टाइम्स आप जानते हैं कि जब भी आप बाइक से जा रहे होते हैं तो इट इज रियली प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आप स्पीड को कांस्टेंट मेंटेन करें। वो 60 पे ही हमेशा नहीं रहता है ना, वो तो कम ज्यादा होते रहता है। ट्रैफिक के हिसाब से आप एडजस्ट करते हैं उसका स्पीड कम ज्यादा। सो स्पीड माइट नॉट बी अ कांस्टेंट थिंग। बेटा जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ऐसे में आप उस मोशन को नाम देते हैं यूनिफॉर्म मोशन। एंड इनकेस अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको नाम देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
एक बात ध्यान में रखना, स्पीड कांस्टेंट है, इसी का मतलब होता है एक्सेलरेशन नहीं है उस केस में, और अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो उसमें एक्सेलरेशन रहेगा। आप एक्सेलरेशन का मीनिंग जानते हैं? इट्स अ चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको समझाने के लिए बाइक से ही इमेजिन करिए, है ना, आप ये ऐसे करते हैं ना, इसको आप कहते हैं एक्सेलरेट किया मैंने या डेसेलरेट किया टाइप की चीजें। तो अगर आप अपने वो एक्सेलरेटर को आप स्टेडी रखते हैं, ठीक है, तो गाड़ी का स्पीड मेंटेन रहेगा। अगर आप उसको ऐसे घुमाते हैं तो गाड़ी का स्पीड कम ज्यादा होगा। तो इस तरीके से घुमाना मतलब क्या, आप एक्सेलरेशन दे रहे हो उसको, और अगर आप इस चीज को नहीं घुमा रहे हो, एज इट इज रख रहे हो, मतलब ऐसे टाइम पे यू आर नॉट गिविंग एनी एक्सेलरेशन टू इट। नो स्पीड चेंज, दैट मीन्स नो एक्सेलरेशन। इफ द स्पीड इज चेंजिंग, दैट मीन्स देयर इज एक्सेलरेशन। एक बार फिर से, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो आप इसको ऐसा भी तो कह सकते, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। और अगर एक्सेलरेशन है तो आप इसको कह सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। नामों को रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना है, वो तो यहीं से दिखता है, नॉन एक्सेलरेटेड वहां से दिखता है, यस इट इज एक्सेलरेटेड। अब ध्यान में रखना, जब जब नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है तो दुनिया में एक ही फॉर्मूला है जो आप पढ़ चुके हैं कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कुछ नया नहीं है, शायद 8-9 में ही आपने पढ़ लिया होगा, इसके अलावा दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। इसकी बात करते हैं, अगर एक्सेलरेशन है तो यहां पे बाइफर्केशन हो जाता है कि जो एक्सेलरेशन है, जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू है, वो हो सकता है कि कांस्टेंट हो, या तो हो सकता है कि वो वैल्यू कांस्टेंट ना होते हुए वो चेंज हो रही हो। अरे भैया, एक्सेलरेशन का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, वो भी कांस्टेंट या नॉन कांस्टेंट हो सकता है। जैसे कि एक आधे क्वेश्चन में एग्जांपल के तौर पे आपको दिया है कि बॉडी इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। एक हाथ बार ये आपको दिया है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब एक हाथ बार ऐसा हो सकता है एक्सेलरेशन की वैल्यू दिया है 5t मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसको देख के बताइए, यहाँ पे t आया, t का मतलब क्या है, टाइम। टाइम किसी के हाथ में तो नहीं है, टाइम हमेशा चेंज होते रहता है, और क्योंकि टाइम चेंज होगा मतलब ये वैल्यू हमेशा चेंज होगी, माने a हमेशा चेंज होगा, मतलब a कांस्टेंट नहीं रहेगा। ये एग्जाम्पल में मैंने आपको समझा दिया। खैर अभी एग्जाम्पल्स हटाते, हम जनरल पढ़ रहे हैं अभी। मैं कह रहा था बेटा कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप इसको यूएम माने, इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली आप उसको कहेंगे नॉन यूएएम, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। दोनों में एएम आया है ना, एम का मतलब एक्सेलरेटेड मोशन तो है, बट ये एक्सेलरेशन यहां नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। और यहां पे यूनिफॉर्म है मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। आगे अगर यूएम है तो बेटा यहां पे आपको एक लाइसेंस मिल जाता है, वो उन फॉर्मूलेस को यूज करने का। कौन से फॉर्मूले, उन पे ध्यान देंगे। एक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, S is equals to ut plus half at square, v square is equals to u square plus twice as। ये तीन फॉर्मूले आपको आते हैं, पहले इनकी बात करते हैं, ये 9th में आप पढ़ते हैं, और ये अगर आपको याद नहीं तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसको याद कर लेना प्लीज। इसमें आप सब जानते हैं t यानी टाइम, a का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये जो a है वो a का वैल्यू पॉजिटिव होता है अगर स्पीड बढ़ रही है तो, और a का वैल्यू निगेटिव होता है अगर स्पीड घट रही है तो। स्पीड बढ़ाना तो आप जानते ही है, और अगर आपने ब्रेक मार दिया तो गाड़ी का स्पीड कम होगा, तो ऐसे टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। u का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, v माने फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट है, s यानी डिस्टेंस नहीं है। फिर ये तीन फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। इसमें एक और एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं ऐड कर लेता हूं, एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन। अब ये फोर्थ शायद आपको नहीं पता होगा, तो अब से आप इसको याद कर लेना। बेटा सारे ही फॉर्मूले को हम लोग डिराइव कर सकते, बट जरूरत नहीं पड़ेगी, बिलीव मी, हम लोगों को याद वैसे भी होते ही है, तो हम टाइम अपना वेस्ट कर नहीं रहे। बाकी आपकी किताबों में करके दिया, वहां से पढ़ लेंगे तो यूं समझ में आ जाएगा आपको। फोर्थ फॉर्मूले की क्या खास बात है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो n दिख रहा है ना, वो n का मतलब भी टाइम ही है।
तो आप कहोगे सर पहले 3 फॉर्मूले में भी टी का मीनिंग टाइम, तो चौथे में टी यानी टाइम क्यों नहीं यूज किया, टाइम के लिए टी क्यों नहीं यूज किया, एन क्यों यूज किया। मोरओवर आपने देखा कि सेकंड फॉर्मूले में भी एस नजर आता है, लेफ्ट हैंड साइड में भी, यहां पे भी एस नजर आता है, लेकिन इसके सफिक्स में मैंने एन रखा। ये दो फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है सेकंड और फोर्थ में, तो अच्छे से सुनना। यहां पे अगर मैंने t का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो इसका मीनिंग क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बताएगा पूरे 5 सेकंड के दौरान। और यहां पे अगर मैंने n का वैल्यू 5 पुट कर दिया तो ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा 5वें सेकंड के दौरान। रिपीट कर रहा हूं, सो दिस फॉर्मूला टेल्स यू द डिस्प्लेसमेंट that has been covered in a complete time t. This gives you the displacement covered in the nth second. Again, that same example I was talking about, let's say you have put the value of t as 5. So this will be giving you the displacement covered in the complete 5 second. And this will be giving you the displacement covered in only 5th second. सो ये दोनों फॉर्मूले केयरफुली यूज करना पड़ेगा, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर कि क्या पूछा जा रहा है। अब हम इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें एक और फॉर्मूला होता है, इसमें एक एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विच इज u प्लस एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस v बाई 2। देखना, ये फॉर्मूला तभी आप यूज करोगे जब आपके पास दिया है कि बाबा एक्सेलरेशन इस मोशन में कांस्टेंट है। What's the initial velocity u और at the end of the motion जो final velocity v रहेगा उसका एवरेज मतलब सिंपल एवरेज वेलोसिटी है ना। ये सिर्फ इसी टाइम पे यूज करना, बाकी आप कहीं यूज नहीं कर सकते इसको। मैं कह रहा था कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है तब क्या करने का, तो तब आप यूज करेंगे कैलकुलस। अब कैलकुलस मतलब इसमें आ गया वही सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो आपको बेसिक मैथ्स में पढ़ाया है, तो ये वाला जो हिस्सा है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये चार्ट आप अच्छे से देख लीजिए, आप एक दो बार खुद से बनाने की कोशिश करिए, इसको बिना याद किए आप आगे ही मत बढ़ो। ये लेक्चर्स आगे आप मत देखिए, पहले आप इसको ही अच्छे से याद करो, है ना, नहीं तो क्वेश्चंस में कंफ्यूजन बहुत होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। मानिए एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, ए से पहुंच गई वो बी पे, तो ए से बी जाने में क्या किया उसने, ये एक पॉइंट सी मानता हूं, ए से सी की दूरी हमने कंसिडर की 30 किलोमीटर्स, यहां से यहां की दूरी हमने कंसिडर की 60 किलोमीटर्स। तो ये जो पूरा जर्नी था उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया। पहला जो हिस्सा था, मान के चलो ए से लेके सी तक के बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी 10 किलोमीटर पर आवर, और सी से लेके बी ये जो हिस्सा है इसमें मानो इनका कांस्टेंट स्पीड दिया था 20 किलोमीटर पर आवर। और अब इसमें इन्होंने पूछा है कि आप एवरेज स्पीड या आप कहे कि एवरेज वेलोसिटी बता दे, ऐसा उनका सवाल है। पहली चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, बेटा ये जो मोशन है क्या हम सब देख रहे हैं ये 1D SD है, तो अगर 1D SD है तो जो एवरेज स्पीड है वही क्या होता है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट। तो अगर दो अलग से सवाल पूछते तो भी दोनों का जवाब सेम होता। सर ये कैसे निकालेंगे, चलिए एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था एवरेज स्पीड का मीनिंग होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो सर टोटल डिस्टेंस तो दिख रहा है ना 90 किलोमीटर है, और टोटल टाइम की बात करेंगे, अरे टाइम तो नहीं दिया है बॉस, क्योंकि ए से लेके सी तक का डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, टाइम नहीं दिया, निकाल जरूर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज ए से लेके सी तक के उसको टाइम t1 लगा होगा, सी से बी तक के टाइम t2 लगा होगा सपोज, तो जवाब कैसे आएगा 90 अपॉन, बोलो बेटा पहला टाइम कैसे निकालोगे, सब जानते हो टाइम यानी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी हो जाएगा 30/10, और दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा 60/20, एज इजी एज दैट। तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे भी 3 आएगा, 3 3 6 90, यानी ये आंसर आ गया आपका 15 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया।
फिर से सेम क्वेश्चन लेते हैं, माने ए से लेके फाइनल जर्नी उसको बी तक करनी है, लेकिन आपने इसको दो इक्वल हिस्सों में बांट दिया, d/2 पूरा डिस्टेंस d था मानिए, दो इक्वल हिस्सों में आपने बांट दिया। पहला हिस्सा आपने कवर किया कांस्टेंट स्पीड v1 से, दूसरा हिस्सा आपने कवर किया कांस्टेंट स्पीड v2 से। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं कांस्टेंट स्पीड, जब स्पीड कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन में एक ही फॉर्मूला होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर आपको यहां पे कोई पूछता है कि बाबा रे एवरेज स्पीड बताओ, वापस वही डिस्कशन, क्या ये 1D SD है? तो जो एवरेज स्पीड है वही क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी हो जाएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया अपॉन कितने टाइम में। बताइए पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, d कितने टाइम में कवर किया सर, उसके लिए t1 t2, क्योंकि इसका टाइमिंग मैं जानता नहीं, इसका टाइमिंग जानता नहीं, जो भी है उनका एडिशन करना पड़ेगा। आगे पहला टाइम कैसे निकालोगे, फर्स्ट वाले का टाइम आएगा उसका डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, दूसरे का आएगा उसका डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। तो जाहिर तौर पे ये d, यहां से d निकाल के कैंसिल हो जाएगा, और कैसे दिखेगा, यहाँ पे 2 भी बाहर आएगा, तो इट लुक्स लाइक 1/v1 प्लस 1/v2 ऐसा कुछ। यहां से बेटा ये जो 2 है वो ऊपर उचक जाएगा, नीचे क्रॉस प्रोडक्ट होगा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, ये v1 v2 ऊपर जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा मेरा कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ते जाएगा। मैं बहुत पेशेंस रख के ना, मैंने यहां से लेके ये 2 स्टेप की। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस आएंगे तो मैं यहां से सीधा ये आंसर लिख दूंगा, तो आपको कभी भी डरना घबराना नहीं है कि अरे ये आंसर कैसे आया, मुझे कैसे समझेगा। बीच में बेसिक मैथमेटिक्स की स्टेप्स इन्वॉल्व होती है, वो आप खुद से कर सकते हो। आपको अच्छे से जानकारी है, अगर आप जेई और नीट की एग्जाम देना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज कोई एग्जाम्पल आपने जेई का लिया, तो जेई में आपको 1 घंटे में फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस करने हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट्स, आप 10 मिनट का बफर अगर आप छोड़ भी दो तो 25 क्वेश्चन लगभग आपको 50 मिनट में करने हैं। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट या 2.25 मिनट में करना है, लेट्स से फॉर मैक्स। 2 मिनट में क्या क्या करना है आप समझ रहे हैं। आप दुनिया में या जिंदगी में आप पहली बार उस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, उस क्वेश्चन को देखना है, कुछ डायग्राम्स दी हो सकती, कुछ डिफिकल्ट टर्म्स दी हो सकते, हर चीज को देखकर समझकर एनालाइज करके उसको सॉल्व करने का है। सॉल्व करने के बाद आपके जो आंसर्स आ रहे हैं उसको 4 ऑप्शन में फिट इन करवाना है। हमेशा 4 ऑप्शन एकदम रेडीमेड नहीं होते कि आपका आंसर जैसे आया एग्जैक्ट वो चारों के साथ मैच होगा, ऐसा नहीं होता। कभी कभी उसमें भी मैनिपुलेशन करने होते हैं, आप देखेंगे कैसे कैसे वो होगा। अभी जैसे हम क्वेश्चंस में आगे बढ़ेंगे तो ये रियलाइज कि जैसा हमारा आंसर आया कई बार एग्जैक्टली मैच होता नहीं है, उसको कुछ कुछ अलग कंसेप्ट यूज करना होता है, कभी रैशनलाइज करना होगा, कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे ऐसा। तो ये कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं है, एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस होता है जो कि पूरा पूरा कंप्लीट करना है आपको 2 मिनट के अंदर। इसलिए आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब स्पीड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ऐसे कुछ स्टेप्स को स्किप करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, क्योंकि आप जितना देर पेन चलाओगे आपकी हैंडराइटिंग में उतना वक्त भी तो जा रहा है। एवरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसलिए आप मेंटली रेडी रहे, आगे जैसे जैसे भी मैं भाग रहा हूँ मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी, उसके पीछे का एक ही इंटेंशन है कि आप मेरे स्पीड को एडजस्ट होते चले। 10 तक के मैं जानता हूँ भरपूर टाइम होता है आपके पास, बड़ा धीरे धीरे आप करते हैं, आप हैंडराइटिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, आप अपने पंक्चुएशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ वैसा नहीं, आई डोंट केयर अबाउट योर हैंडराइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, एक्यूरेसी लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मेरे स्पीड अगर बढ़ भी गई तो यू जस्ट ट्राई टू एडजस्ट इट, और हो जाएगा। आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा वो। ठीक है, अभी तो मैं स्लो ही पढ़ा रहा हूँ वैसे। या तो आगे बढ़ने के पहले एक और बेसिक क्वेश्चन कर ले। ए से लेके आप बी तक के गए है ना,
ये ए से बी की जो दूरी है वो मानो डिस्टेंस डी है, आप जाते टाइम पे आपका स्पीड v1 था, आते टाइम पे आपका स्पीड v2 था। पहला जवाब मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए एवरेज स्पीड कितना है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो सर कितना डिस्टेंस कवर किया, मैंने आपसे बताया ना कि आप ए से बी गए, आपका जर्नी आप समझ लो, ए से बी गए, बी से वापस ए पे आए, तो जाना डी आना डी, टोटल डिस्टेंस ट्वाइस डी। जाते टाइम पे t1, आते टाइम पे टाइम t2, ये टोटल टाइम हुआ आपका। जाते टाइम का टाइम कैसे आएगा, जाते टाइम पे डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड, आते टाइम का डिस्टेंस अपॉन उसकी स्पीड। तो यहां पे आप समझ रहे कि डी डी आपका कैंसिल हो जाएगा और आंसर कैसे आएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। डी कैंसिल आउट होगा, बाकी क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आ जाएगा। ये बात रही एवरेज स्पीड की। अब यहां पे ध्यान दो, तो क्या ये 1DSD है या 1DSD है 1DDD है? 1DSD नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक लाइन में जा नहीं रहा है, वो जाके अपनी डायरेक्शन बदल के वापस भी आ रहा है। सो इट इज नॉट 1DSD। अगर 1DSD होता तो जो एवरेज स्पीड है वही एवरेज वेलोसिटी होता, बट नॉट इन दिस केस। इन दिस केस अगर आप पूछते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कितना है सर इसका, तो वो कैसे आएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने टाइम में। तो बताइए कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एग्जैक्टली डिस्प्लेसमेंट होगा 0, क्योंकि आप ए से गए और वहीं पे वापस आ गए ना, तो इनिशियल एंड फाइनल थिंग्स आर सेम, सो देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाटएवर इज टाइम, वी डोंट केयर, आंसर इज गोना बी 0। ठीक है।